आज हम पढ़ेंगे हमारा क्लास 9th का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आइए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं हमारे पहले साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम था महर्षि कंड। जो हमारे महर्षि कंड थे ना स्टूडेंट, ये एक इंडियन फिलोसोफर थे। इन्होंने कहा था कि अगर हम मैटर को तोड़ें तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते चले जाएंगे। एक ऐसी स्टेज आएगी जब हमें सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा, उसे हम एटम कहेंगे। उन्होंने इस छोटे पार्टिकल का नाम परमाणु कहा था। इस परमाणु का नाम एटम जॉन डाल्टन जी ने रखा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों कि यहां पे मेरे पास एक मैटर था। जब हमने इसे तोड़ना चालू किया तो हमें सबसे छोटा पार्टिकल मिला जिसे हमने क्या कहा बच्चे? एटम कहा। ये रहा हमारा एटम। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे महर्षि कंड की थ्योरी। हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे बच्चे, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था पखुड़ा कात्यामा। जो हमारे ये पखुड़ा कात्यामा थे स्टूडेंट, इन्होंने कहा था कि हमें कोई भी पार्टिकल्स यानी कि कोई भी एटम सिंगल नहीं मिलेगा। मतलब हमें सिंगल एटम देखने को नहीं मिलेगा। जो एटम्स होते हैं वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हमें सिंगल एटम देखने को नहीं मिलता। इन्होंने कहा कि बहुत सारे एटम आते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या होता है स्टूडेंट? जब बहुत सारे एटम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये कहा था हमारे पखुड़ा कात्यामा जी ने। अब हम देखेंगे कि जो हमारे एटम है, जो कि किसी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, वो दिखता कैसे है। ठीक है ना? तो आइए जानते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा एटम होता है ना, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है? इसके अंदर क्या होता है बच्चे? हमारा जो एटम होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है बच्चों, मानो जो मैंने रेड कलर से गोला लगा रखा है वो एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें जो पीले कलर की सब्सटेंस है, पीले कलर के, वो प्रोटॉन है। और जो इसमें काले कलर का जो सब्सटेंस है बच्चे, वो है न्यूट्रॉन। ओके, इस न्यूक्लियस के अंदर मैंने क्या बताया? दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है हमारा पीला वाला जो बॉल है, वो हमारी प्रोटॉन है, और जो हमारी ब्लैक वाली बॉल है वो है हमारी न्यूट्रॉन। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो ये जो नीले वाले इलेक्ट्रॉन है बच्चे, ये क्या है? जो हमारी नीली बॉल दिख रही है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रही है। बच्चे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक फिक्स्ड एनर्जी शेल में घूम रहे होते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जो इस सर्कल में घूम रहे हैं ना, ये एक फिक्स्ड एनर्जी शेल होते हैं। मतलब कि इन इलेक्ट्रॉन को इस शेल के अंदर एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है ना? तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सर्कल में घूमते रहते हैं, यानी कि इस फिक्स्ड एनर्जी शेल में घूमते रहते हैं। और ये जो फिक्स्ड एनर्जी शेल है यानी कि सर्कल है, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो यहां पे कितने फिक्स्ड एनर्जी शेल है, यानी कि यहां पे कितने सर्कल हैं? यहां पे पहला सर्कल ये रहा और दूसरा सर्कल ये रहा। ठीक है ना? ओके, तो इसमें कितने फिक्स्ड एनर्जी शेल हैं या कितने सर्कल हैं बच्चे? दो फिक्स्ड एनर्जी शेल है या दो सर्कल हैं। ओके बच्चे, अब क्या होता है कि जो हमारा पहला सर्कल होता है, क्या होता है? पहला सर्कल होता है,
उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। तो जो मेरा पहला सर्कल है इसके अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना बच्चे, देखो 2 नीली बॉल्स घूम रही है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन है। तो जो मेरा पहला सर्कल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। उसके बाद वाले जितने भी सर्कल होते हैं, फिक्स्ड एनर्जी शेल होती है बच्चे, उनके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। ठीक है ना। इधर बच्चे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन केवल 3 ही है। 2 पहले सर्कल में घूम रहे हैं और बचा एक, वो एक क्या घूम रहा है, लास्ट में घूम रहा है, बट इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। ठीक है ना। ये है हमारा लिथियम का एग्जांपल बच्चे। किसका एग्जांपल है, ये हमारा लिथियम एटम है बच्चे। ठीक है ना। ओके, तो हमने यहां क्या सीखा बच्चे कि जो हमारे एटम्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे वो सर्कल या फिक्स्ड एनर्जी शेल में घूमते हैं। जो हमारा पहला सर्कल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और उससे अगले वाले सर्कल्स में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। ठीक है ना। तो जो हमारा पहला शेल होता है बच्चे, पहला सर्कल होता है, इसको हम नाम देते हैं के। कौन सा, के शेल है। कौन सा शेल है, के। ठीक है ना। फिर इससे अगले वाले सर्कल को हम कहते हैं एल। फिर इससे अगला अगर कोई सर्कल होगा उसे हम कहेंगे बच्चे एम। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे जो सर्कल्स होते हैं बच्चे या फिक्स्ड एनर्जी शेल होते हैं वो किसी भी एटम में हमें मिलते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चे कि जो मेरा के शेल है वो मेरा फर्स्ट शेल है, उसके बाद वाला एल है, उसके बाद वाला एम है, एंड देन ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट शेल मतलब सबसे पहले सर्कल के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो के शेल के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। उससे नेक्स्ट वाले एल शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, तो 8। एम के अंदर भी 8 घूम सकते हैं, तो ऐसा चलते रहता है। ओके ना। तो हमारे जो के शेल होता है वो फर्स्ट शेल, जो हमारा सेकंड शेल होता है उसका नाम एल होता है, अगले वाले का एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, ऐसा चलते रहता है। अब हम बात करते हैं बच्चे एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट? जैसे हमारी क्लास में रोल नंबर होते हैं ना हमारे, तो ऐसे ही जो हमारे 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं उनको हमने नंबर्स दे रखे हैं, रोल नंबर टाइप दे रखे हैं। ठीक है ना। तो जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है बच्चे हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। फिर हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का होता है एटॉमिक नंबर 3। तो हम यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लिथियम का दे रहा हूं बच्चे। तो जो लिथियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? 3 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? ए नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर कितना है प्यारे बच्चों? 3 है। ओके, एटॉमिक नंबर 3 क्यों है बच्चे? जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो या 3 प्रोटॉन हो तो उसी का एटॉमिक नंबर 3 होगा। ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूं किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो मतलब उस एलिमेंट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 प्रोटॉन होगा। अगर मैं बोलता हूं किसी का एटॉमिक नंबर 4 है तो उस एलिमेंट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 प्रोटॉन होंगे। ठीक है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके अंदर बच्चे प्रोटॉन कितने होंगे? 3 होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बच्चे? 3 होंगे। बात समझ में आई? ओके। अब इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं बच्चे? 4 होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 4। मतलब ये जो ब्लैक वाले बॉल्स है ना, ये 4 होंगे इसके अंदर। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास क्या होता है बच्चे? जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा एटम है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। जो हमारा एटम है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रोटॉन है, येलो वाली जो बॉल है वो प्रोटॉन है, ब्लैक वाली जो बॉल दिख रही है बच्चों वो आपको न्यूट्रॉन है, और ये जो ब्लू घूम रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा जो एटम है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बन रहा है। बट इसमें बच्चे जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इनका जो मास होता है बच्चे वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल का मतलब बिल्कुल अप्रॉक्स 0 होता है। मतलब इनका
मास बिल्कुल ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, अप्रोक्स 0, मतलब शून्य होता है इनका मास, ठीक है। तो अब जो एटम का मास है वो किस पे डिपेंड करेगा? केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देखो ना, इलेक्ट्रॉन छोटी छोटी सी बॉल है, इनका मास बिल्कुल ही कम होता है, बिल्कुल ही नहीं होता, 0 के अप्रॉक्स होता है। तो अब जो मेरा एटॉमिक मास है बच्चे वो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं बच्चे? 3 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। तो इसका जो एटॉमिक मास होगा बच्चों, मतलब इस एटम का भार, इसका जो एटॉमिक मास होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्लस, 4 और 3 7, कितना हो जाएगा? 7। तो जो लिथियम का जो एटम है उसका भार कितना हो जाएगा बच्चे? 7 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। यू से हम इसे दिखाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि एटम का भार कैसे निकालते हैं। तो जो एटम का भार है बच्चे वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के आ जाता है। इलेक्ट्रॉन का भार बिल्कुल 0 के अप्रॉक्स होता है, उसका भार होता ही नहीं है, तो इसलिए उसे ऐड नहीं करते। तो हमें यहां से ये पता लग गया कि जो एटॉमिक मास होता है, जो हमारा एटॉमिक मास होता है बच्चे, वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहां से हमें ये पता लग गया। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, मतलब किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो बच्चे इस लिथियम एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो होता है 3। कितना होता है? 3। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? कैसे लिखेंगे बच्चे? पहले वाले शेल में केवल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे, और अगले वाले शेल में कितने आएंगे? 1 आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 3 है ना, पहले वाले में 2 आ गए तो लास्ट वाले में 1 ही बचेगा, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन उसमें होगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा पहले वाले सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट वाले में केवल 1 ही घूम रहा है, ठीक है ना। अगर मान लो किसी का एटॉमिक नंबर बच्चे 7 है, तो पहले वाले शेल में, पहले वाले सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, फिर उससे अगले वाले सर्कल में 5 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ठीक है ना। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। मतलब पहले वाले सेल में तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, अब बचे कितने हैं? 5, तो 5 नेक्स्ट वाले में घूमेंगे। मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 11 है, क्या है? 11। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब होता है बच्चे कि उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। ऐसे ही एटॉमिक नंबर 3 का मतलब होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है, ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चे? 2, उससे अगले वाले शेल में 8 होंगे, फिर उससे अगले वाले में कितने हो जाएंगे? 1, क्योंकि पहले वाले शेल में मैक्सिमम 2 घूम सकते हैं, उससे अगले वाले शेल में कितने घूम सकते हैं बच्चों? 8 घूम सकते हैं, फिर उससे अगले वाले शेल में कितने घूम सकते हैं? 1, मतलब इसमें कितने बचे? 1 बचा। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चे वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होती है बच्चे? जो हमारी वैलेंसी होती है ना, क्या वैलेंसी? वैलेंसी होती है बच्चे कि हमारे आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यानी कि आउटरमोस्ट सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो यहाँ पे आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बच्चे? केवल 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। इस वाले सर्कल में देखो 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, देखो घूम रहा है ना। तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, इसके एटॉमिक नंबर से भी हम इसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। कैसे? एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे? लिथियम का, जो लिथियम का एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है बच्चों? 3 होता है। तो 3 के लिए क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी बताई थी कि पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर उससे अगले वाले शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो लास्ट वाले शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन आया ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो बात समझ में आई बच्चों की वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अब मान लो किसी का एटॉमिक नंबर है बच्चे 4। कितना है? 4 है। तो पहले वाले शेल में तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं,
उससे अगले वाले शेल में भी कितने घूमेंगे बच्चे, 2, क्योंकि 2 और 2 4 होता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चे, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से वैलेंसी निकालते हैं। या आप देख के पता कर सकते हो कि लास्ट वाले सर्कल में 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होगी।